नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल इन स्पेशल ई क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। अभी हम जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए साइंस इंग्लिश मीडियम में जो चैप्टर 5 है उसको हम पढ़ेंगे। पीछे तक के हमने जो 3 चैप्टर पढ़े हैं या 3 पार्ट जो हैं वो इसके अभी तक हम पढ़ चुके हैं। उसमें अम्ल, एसिड, बेस और साल्ट्स वगैरह जो हैं उनकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज़, उनसे रिलेटेड जो डेफिनेशंस या फिर उनको उनकी नेचर को शो करने के लिए, डिफाइन करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए जो स्केल निर्धारित की गई है, पीएच स्केल वगैरह, उनके बारे में अभी तक हमने पढ़ा है। अब आज इसके बाद में हम इसमें एक अलग टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, कुछ कॉमन यूजफुल कंपाउंड जो हमारे काम में आते हैं, डेली यूजफुल कंपाउंड जो हैं, उन यूजफुल कंपाउंड्स के बारे में हमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ यूजफुल कंपाउंड्स जो हैं वो हम पढ़ते हैं। इसमें पहला यूजफुल कंपाउंड जो है वो है कॉमन साल्ट। नॉर्मली जो घरों में काम में आने वाला नमक होता है, ये उसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसमें आप विशेष तौर से परीक्षा के लिहाज से जो चीज़ें ध्यान में रखनी है उसी के अनुसार इसकी हम स्टडी करेंगे। नोट्स वगैरह भी उसी के अनुसार बनाए हैं, आपको मिल गए होंगे, आप उनको नोट भी कर रहे होंगे। उनमें मुख्य रूप से जो चीज़ें ध्यान में रखनी हैं, इन सभी में आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले एक तो इसका कॉमन नेम, जो भी कंपाउंड हम पढ़ेंगे, टोटल 6 कंपाउंड हैं, उनमें 6 बिंदुओं में ही पढ़ेंगे हम। कॉमन नेम उसका एक, फिर उसके बाद में उसका मोलिकुलर फार्मूला जो है वो, मोलिकुलर फार्मूला जो है उसके बाद में उसका जो केमिकल नेम है, क्या उसका रासायनिक नाम होता है, उसकी बात करेंगे। केमिकल नेम के बाद में उसको मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है उसके बारे में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद में उसके जो कुछ स्पेशल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनकी हम बात करेंगे। और इसके बाद में लास्ट में जो उसके यूज हैं, क्या इसके यूज या यूजेज आते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो इन 6 बिंदुओं के अंतर्गत ही इनको हम ध्यान में रखेंगे। तो जैसे हम शुरुआत करते हैं कॉमन साल्ट से, घरों में काम में नॉर्मली आने वाला जो साल्ट होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। वो कॉमन साल्ट होता है, नमक जो हम भोजन वगैरह बनाने में, सब्जी बनाने में काम में लेते हैं, वो कॉमन साल्ट है। ये कॉमन साल्ट इसका कॉमन नेम हो गया। फार्मूला इसका होता है, छोटी क्लासों वगैरह में भी आपने पढ़ा हुआ है, NaCl, ये होता है नमक। और इसका नाम जो है वो हो जाएगा Na यानी सोडियम और Cl यानी क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम हो गया। मैन्युफैक्चरिंग, प्राप्त इसको कैसे करते हैं? समुद्र में जो खारा पानी पाया जाता है, सी वाटर जो होता है, उसके इवोपोरेशन से इसको प्राप्त किया जाता है। समुद्र का खारा पानी किनारे पर, या खारे पानी की जो झीलें होती हैं उनका जो पानी है वो किनारे पर छोटी छोटी क्यारियां बनाकर उनमें डाल दिया जाता है और फिर उन क्यारियों में को पड़ा रहने देते हैं। तो पानी जो है वो तो भाप बनकर निकल जाता है और नीचे जो साल्ट है वो जमा हो जाता है। अब इस तरह से ये जो साल्ट, तो इसमें हम कह सकते हैं बाय द इवोपोरेशन ऑफ सी वाटर है, सी वाटर से इसको हम प्राप्त करते हैं। लेकिन इसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम के जो साल्ट होते हैं उनकी अशुद्धियाँ होंगी। तो उसके लिए जो नमक हमने प्राप्त किया उसको पानी में घोलकर उसमें HCl गैस जो है वो फ्लो करते हैं। HCl गैस फ्लो करने पर अशुद्धियाँ जो है वो ऊपर रह जाएंगी और शुद्ध नमक जो है वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो इस तरह से शुद्ध नमक है या NaCl जो है उसको क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है अशुद्धियों को बाहर निकाल कर। तो ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग या प्राप्ति हो गई, कोई ज़्यादा विशेष चीज़ नहीं है। गुणों में यदि हम इसमें बात करें तो इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो वो नहीं है। नॉर्मल सामान्य सी बातें हैं, जैसे ये सफ़ेद होता है, सफ़ेद रंग का होता है, वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है या वाटर में सोल्यूबल होता है, और इसका टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो ये कुछ विशेष बातें नहीं हैं। यूजेज वगैरह के अंदर देखें तो नॉर्मली आपके लिखे हुए हैं, उनको ध्यान में रख दें। नॉर्मली फूड स्टफ, भोजन की सामग्रियां वगैरह जो हैं वो बनाने के काम में लेते हैं, कि सब्जी नमकीन वगैरह बनाने के काम में लेते हैं। या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड के प्रिजर्वेशन में भी इसको काम में लिया जाता है। जैसे मछलियाँ होती हैं, अचार होते हैं, तो अचार वगैरह जो है उसको जब पहले काट कर सुखाते हैं, कैरी वगैरह है, तो उसको ऊपर नमक हल्दी लगाकर छोड़ते हैं ताकि वो बैक्टीरिया वगैरह से खराब नहीं हो, गले नहीं। तो फूड प्रिजर्वेशन में, फूड मेकिंग में इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा हिमीकरण मिश्रण जो है वो बनाने के लिए भी इसको काम में लेते हैं। हिमीकरण मिश्रण या फिर फ्रीजिंग सॉल्यूशंस जो है वो बनाने के काम में लिया जाता है। नॉर्मली कुल्फी, आइसक्रीम वगैरह जो आती हैं वो बाहर से थोड़ी सी स्वाद में नमकीन लगती हैं, क्योंकि उनको जमाने के लिए
जो काम में लिया जमाने के लिए एक मिश्रण काम में लिया जाता है जो ज़्यादा ठंडा किए बिना ही बर्फ को जमा दे, वो मिश्रण होता है हिमीकरण मिश्रण। उसे बनाने के लिए ये कॉमन साल्ट जो है वो यूजफुल होता है। इसके बाद में अगला जो कंपाउंड है उसकी हम बात करें, दूसरा कंपाउंड जो है वो अपने सिलेबस के लिहाज से वो है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा ये इसका कॉमन नेम हो गया। फार्मूला की बात करें तो वो है NaOH, और ये बार बार आया हुआ है इसी चैप्टर में। रासायनिक नाम इसका या केमिकल नेम जो है वो हो जाएगा Na यानी सोडियम और OH यानी हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। प्राप्त जो है वो कैसे किया जाएगा या इसे बनाया कैसे जाता है, तो उसके लिए एक नॉर्मल सी प्रोसेस होती है। सोडियम क्लोराइड यानी नमक जो है उसको पानी में घोल लेते हैं और उसका फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, विद्युत अपघटन करवाते हैं। उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, एक एनोड और एक कैथोड, और फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो की जाती है या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है। तो उसके कारण से प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलते हैं NaOH प्लस Cl2 क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ये एनोड और कैथोड से अलग हो जाते हैं, ये बचा हुआ हमें मिल जाता है। तो ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गई। कैरेक्टरिस्टिक्स से या मेन फीचर जो है उसमें देखें तो इसमें भी कोई ज़्यादा विशेष चीज़ें नहीं हैं। यूजेज जो हैं इनके वो ध्यान में रख लें, जो आपको लिखवाए हुए हैं नॉर्मल से यूजेज जो हैं वो इनके होंगे। जैसे इसे काम में लिया जाता है, पहले भी ये पढ़ा है, साबुन है या कागज़ उद्योग, सोप, पेपर, सिल्क इंडस्ट्रीज जो है उनके अंदर इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा मेटलर्जी ऑफ बॉक्साइड जो ओर से अयस्क से शुद्ध अवस्था में प्राप्त करते हैं, उसके लिए जो प्रोसेस होती है उसमें NaOH जो है वो काम में लिया जाता है। या फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल जो आता है उससे पेट्रोलियम को प्यूरिफाई करने के लिए रिफाइनरी में इसकी आवश्यकता होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इसके लिए जरूरी होता है। इसके अलावा वसा और तेल जो है उसका प्रोडक्शन करने के लिए भी ये काम में लिया जाता है। और एक नॉर्मल यूज आप सबके लिए लिख सकते हैं, लेबोरेटरी रिएजेंट। केमिस्ट्री लैब जो है उसके अंदर जो अलग अलग रसायन काम में आते हैं उनमें एक यह भी है, और बाकी हम जो भी कंपाउंड वगैरह पढ़ रहे हैं वो भी काम में आते हैं। तो लेबोरेटरी एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट वो हम सब में लिख सकते हैं, सबका कॉमन यूज ही हो गया। तो इसमें देखें तो मुख्य चीज़ यही हुई, कास्टिक सोडा कॉमन नेम है, मेनली चीज़ ये आती है फार्मूला NaOH और केमिकल नेम जो है वो इसका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। और प्राप्त किया जाता है कैसे, नमक के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से इसको प्राप्त करते हैं। फिर इसके बाद में हम आते हैं तीसरे कंपाउंड पर, या तीसरा जो केमिकल कंपाउंड जो यूजफुल कंपाउंड है उसकी बात करें तो वो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ, वो है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर जो है वो क्या है और कैसे काम में आता है उनके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण कहा जाता है इसको। नॉर्मली कई बार हम देखते हैं हेयर सैलून वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर हेयर्स वगैरह की ब्लीचिंग करवाते हैं। ब्लीचिंग करवाने का मतलब बालों का रंग जो है वो उड़ा दिया जाता है ताकि उसके ऊपर कोई सा भी नीला, हरा, पीला रंग जो है वो चढ़ जाए, तो उसके लिए ब्लीचिंग जो है वो करते हैं बार्बर्स या नाई जो होते हैं वो। तो उसमें ये ब्लीचिंग जो है वो काम में लिया जाता है। या फिर कई बार वाइट शर्ट वगैरह होती है उनके ऊपर हल्दी वगैरह का दाग लग जाए जो उतरता नहीं है, धोबी के पास ले जाते हैं तो वो भी कपड़ों की ब्लीचिंग करते हैं जिससे वो पीला दाग या दूसरे जो दाग होते हैं वो निकल जाते हैं। इसका मतलब ये ब्लीच करने में काम में लिया जाता है, रंग उड़ाने वाले एजेंट के रूप में ये काम में लिया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। इसका फार्मूला जो है वो है CaOCl2। तो ध्यान में रख लें, याद रखें CaOCl2। केमिकल नेम हो जाएगा Ca यानी कैल्शियम, O यानी ऑक्सी और Cl2 ये क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो है वो ये हो गया। अब इसको मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है या प्राप्त कैसे किया जाता है, तो उसके लिए सीधा सा ध्यान में रखें, एक कंपाउंड आता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, कड़ी का जो पानी होता है वो ये होता है। तो CaOH2 जो है, इस CaOH2 में गैस जो है वो फ्लो की जाती है, क्लोरीन गैस को फ्लो करते हैं। तो क्लोरीन गैस को फ्लो करने पर CaOCl2 प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है और साथ में वाटर, यानी CaOCl2 का क्या होगा, जलीय विलयन, वाटर सॉल्यूशन जो हो वो हमें मिल जाता है, जो हम ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम में ले सकते हैं।
तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं? बाय द फ्लो ऑफ अ क्लोरीन गैस इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन we obtain CaOCl2 and H2O। तो CaOCl2 ये मेन चीज इसके अंदर हुई। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स वगैरह की यदि हम इसमें बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आती हैं। एक तो ये ब्लीचिंग पाउडर जो है वो रिएक्शन कर लेता है एसिड्स के साथ में, जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं उनके साथ में ये रिएक्शन करता है। डाइल्यूट एसिड जिसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उसको डाइल्यूट एसिड कहते हैं। तो ऐसे डाइल्यूट एसिड से ये रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके ये गैस जो है वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को ये प्रोड्यूस करता है। तो ये हुआ, हालांकि ये कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये आएगी ब्लीचिंग रिएक्शन जिसको कहा जाता है। एक बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछी हुई भी है कि ब्लीचिंग रिएक्शन जो है उसको शो कीजिए। एक एक नंबर के क्वेश्चन के रूप में ये चीज़ें पूछी जाती हैं या पूछी हुई है। ब्लीचिंग रिएक्शन क्या होगी? रंग उड़ाने वाली जो प्रक्रिया है वो होगी कैसे? इसके अनुसार ये होता है कि ये CaCl2 जो है वो जब वाटर में हम सोल्यूट करते हैं, पानी में हम जब इसे घोलते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है क्लोरीन गैस, और ये क्लोरीन गैस जो है वो उन वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर लेती है। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये आई कि क्लोरीन गैस जो है वो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करती है और वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट के रूप में बनाती है HCl। लेकिन मेन चीज़ ये नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन एटम जो है वो इसको कहा जाता है, जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता है एनवायरनमेंट में, ये बनेगा उस सॉल्यूशन में और ये तुरंत ही रिएक्शन कर लेता है किसके साथ में? ये नेसेंट ऑक्सीजन एटम जो है वो रिएक्शन करता है जो कलरफुल सबस्टांस है उससे, और ये उसे कलरलेस सबस्टांस में कन्वर्ट कर देगा, यानी उसका रंग उड़ा देगा। तो नेसेंट ऑक्सीजन जो बनेगी तो वो क्या करती है? कलर उड़ाने का काम या ब्लीचिंग का काम करती है। और वो कैसे बनती है? जो क्लोरीन गैस बनती है इसको पानी में घोलने पर वो वाटर से रिएक्शन करके ये नेसेंट ऑक्सीजन एटम जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो ये इसकी ब्लीचिंग रिएक्शन जो है इसको विशेष तौर से ध्यान में रख लें, इंपॉर्टेंट है तो इसको जरूर से आप ध्यान में रखोगे। इसके बाद में इसके यूजेज वगैरह की बात करें तो यूजेज वगैरह में देखें तो एक तो ये ब्लीचिंग रिएक्शन शो करता है, इसलिए ब्लीचिंग रिएजेंट के रूप में या ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसको काम में लिया जाता है, खासतौर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में, क्योंकि पेपर और कपड़े वगैरह जो है वो बढ़िया क्वालिटी के तब माने जाते हैं जो वो सफ़ेद हों, ताकि हम उन पर आसानी से कोई सा भी रंग चढ़ा सकें। तो रंग चढ़ाने के लिए पहले उनको सफ़ेद करना जरूरी है। तो उसके लिए उन कपड़ों को या कागज़ बनाने का जो सोल्यूशन होता है उसको इससे गुजारते हैं, इसे ब्लीचिंग पाउडर के सॉल्यूशन से गुजारते हैं, उससे वो पूरी तरह से सफ़ेद हमें प्राप्त होंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर के रूप में इसको यूज में लिया जाता है। इसके अलावा ये वाटर में सोल्यूबल होकर कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरीन गैस जो है वो प्रोड्यूस करती है, और क्लोरीन गैस जो है वो बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दी है। इसलिए ये ड्रिंकिंग वाटर जो है उसके प्यूरिफिकेशन के लिए भी काम में ली जाती है। तो ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए काम में इसको लिया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग जो है वो इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक जो होते हैं उनका प्रोडक्शन करने में, या फिर ऑक्सीडेटिव एजेंट के रूप में भी इसका यूज जो है वो किया जाता है, और लेबोरेटरी एजेंट के रूप में ये काम में आता है। ये सारी चीज़ें नोट्स वगैरह में आपको अवेलेबल करवाई हुई हैं, केवल बोलकर बता रहे हैं। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो वो बता दें, या फिर आप नोट से उसको देख लें। नॉर्मली ये चीज़ें बस नोट करने वाली हैं, इसलिए आज का चैप्टर थोड़ा छोटा ही होगा, हालांकि लिखने में आपके लिए ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर हो जाएगा। अब हमें आते हैं फोर्थ कंपाउंड पर, चौथा जो कंपाउंड है उस पर आते हैं। फोर्थ कंपाउंड जो है वो है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो है इसकी हम बात करते हैं, जो बेकरी प्रोडक्ट वगैरह बनाने में काम में लिया जाता है। पॉइंट के अनुसार ही देखें, फॉर्मूला जो है वो इसका होगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाम हो गया ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में इसको प्राप्त किया जाता है। अब इसके बाद में इसे प्राप्त करने की जो क्रिया है उसकी हम बात करें तो प्राप्त करने की क्रिया एक सामान्य सी क्रिया है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान में रख लें। सोडियम क्लोराइड नमक जो है उसका जलीय विलयन ले लिया, और फिर उसमें हमें प्रवाहित करते हैं दो गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये गैसें जो है वो प्रवाहित करते हैं तो बनता है NH4Cl प्लस NaHCO3।
ये हमें प्राप्त हो जाता है। तो नमक के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करके इसे प्राप्त किया जाता है। ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई। मेन चीज़ें ये हैं, फार्मूला और केमिकल नेम। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह की हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह में कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, बस थोड़ी सी एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि NaCO3 जो है जब इसको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ये प्रोड्यूस करता है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये प्रोड्यूस करेगा, और साथ में Na2CO3 जो है वो भी बना दे Na2CO3 जो है उसका भी प्रोडक्शन करता है, वाटर मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन भी करता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये बनाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन ये करता है। अब ये एक विशेष रिएक्शन है। अब इसके यूजेज में आए तो इसका यूज किया जाता है फूड स्टफ जो है या बेकिंग प्रोडक्ट जो होते हैं उनको बनाने में, बेकरीज प्रोडक्ट है जो है उनमें। बेकरी में जो प्रोडक्ट हमको मिलते हैं जैसे डबल रोटी होती है, फुली हुई ब्रेड होती है, या फिर केक हैं, पेस्ट्रीज हैं, इस तरह के जो बेकरी आइटम हैं उनका प्रोडक्शन करने में ये काम में लेते हैं। इनको बनाने के लिए जो भी आटा या जो भी पदार्थ वगैरह होते हैं उसमें ये मिला देते हैं बेकिंग सोडा, और फिर जब ये गर्म होता है तो गर्म होने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करेगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में उसमें से बाहर निकलती है, जिससे वो आटा वगैरह फूल जाता है जब उसको सेकते हैं तब, और उसके कारण से जो रोटियां बनती हैं वो ज़्यादा फूली हुई बनती हैं। तो इसका यूज जो है वो हो गया बेकिंग पाउडर के रूप में, जो फूड वगैरह हैं, बेकरी प्रोडक्ट जो हैं उनके प्रोडक्शन में इसका यूज हो गया। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक या सोडा वगैरह जो आते हैं, जो पीने के काम में लिए जाते हैं, उनके अंदर ये यूज में लेते हैं, और ये एंटासिड के रूप में भी काम में आता है, क्योंकि ये वीक बेसिक नेचर का होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है। कोक पेप्सी वगैरह हम खोलते हैं उसमें गैस सी निकलती है शुरुआत में, वो इसी के कारण से निकलती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती है। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, आग बुझाने के लिए जो सिलेंडर वगैरह बने हुए लटके हुए मिलते हैं कई बिल्डिंग्स वगैरह में, उनमें एक पाउडर के रूप में ये होता है, क्योंकि ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो गैस है जो आग को बुझाने का काम में करती है, इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में ये काम में लिया जाता है। तो ये इसके कुछ यूज वगैरह जो हैं वो हो गए। इसके बाद में अगले कंपाउंड में हम आए तो वो भी एक सोडा ही है, लेकिन वो है वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा जो है, इस पर आते हैं, जो वाशिंग वगैरह के काम में लिया जाता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होगा Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट। डॉट लगा के हमने आगे लिखा है, ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी है। कुछ साल्ट जो होते हैं उनके यूनिट फार्मूला में कुछ वाटर मॉलिक्यूल एडेड होते हैं, वो क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये 10 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल है इस एक यूनिट साल्ट फार्मूला में। अब इसका नाम जो है वो हो गया Na यानी सोडियम, CO3 यानी कार्बोनेट, और साथ में हाइड्रेट। ये क्रिस्टलाइन वाटर को कैसे शो किया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रेट लिखकर। तो हाइड्रेट, अब ये संख्या लिखी जाती है तो संख्या को शो करेंगे हम डेक या डेका से। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम हो गया। मैन्युफैक्चरिंग इसकी कोई ज़्यादा खास या विशेष है नहीं। नॉर्मली कैसे प्राप्त करते हैं इसको, NaHCO3 बेकिंग सोडा जो होता है, उस बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पर ये क्या देता है, Na2CO3 जो है वो देता है, साथ में H2 हाइड्रोजन गैस जो है वो भी निकल जाती है। फिर इसके साथ में पानी मिला देते हैं, तो पानी मिलाने पर हमें Na2CO3.10H2O जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, लेकिन लिखी हुई है, ध्यान में रख लें। इसके बाद में और इसकी विशेषता देखें तो इसकी विशेषताओं में देखें तो कोई ज़्यादा खास बातें तो नहीं है, बस एक थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि Na2CO3.10H2O जो है इसको जब हीट किया जाता है, गर्म करते हैं, तो ये क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल को छोड़ देता है, तो 10 H2O वाटर जो है वो बाहर निकल जाते हैं और बचता है Na2CO3, इसे सोडा एस कहते हैं। राख के रूप में बचा हुआ पाउडर ये मिलता है जो काम का नहीं रहता है। तो ये इसकी हीटिंग रिएक्शन हुई। यूज वगैरह के अंदर देखें तो नॉर्मल लिखे हुए हैं, याद करने वाली रटने वाली बातें हैं, उनके अनुसार इसको ध्यान में रख लें। जैसे ये क्लीनिंग और वॉशिंग जो है उसमें काम में लिया जाता है। इसके अलावा कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर,
ग्लास, कांच, साबुन, उनको बनाने के जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री, प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज, सिल्क इंडस्ट्रीज जो हैं उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। डिटर्जेंट के रूप में या लैब रिएजेंट, लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में भी इसको काम में लेते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ तक हुई। अब इसके बाद में एक लास्ट कंपाउंड जो है आज के लिए हम वो पढ़ेंगे, वो है 6th कंपाउंड। उसकी हम बात करें तो वो है POP। शॉर्ट फॉर्म है ये, इसकी फुल फॉर्म होगी प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस में सबसे पहले इसको प्रोड्यूस किया गया था, इसलिए इसका ये नाम दिया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में इसको जाना जाता है, या POP जो है वो इसको कहा जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो ये अगला कंपाउंड हो गया। केमिकल नेम या केमिकल फॉर्मूला जो है उसकी हम बात करें तो केमिकल फॉर्मूला जो है वो इसका हो जाएगा CaSO4 डॉट H2O। यहाँ पर भी डॉट लगा के आगे H2O लिखा है। ये हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O जो है वो शो करता है क्रिस्टलाइन वाटर को इसे यूनिट फॉर्मूला में। नाम इसका लिखें Ca यानी कैल्शियम, सल्फेट SO4 यानी सल्फेट, और H2O यानी हाइड्रेट, ये लिखा जाएगा। आधे के लिए लिखा जाता है हाफ या फिर सेमी या फिर लिख सकते हैं हेमी। ये सारे वर्ड आधे को प्रदर्शित करते हैं, कोई सा नाम लिख दें सारे सही होते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट और CaSO4 हाफ H2O, ये इसका फॉर्मूला, ये इसका केमिकल नेम। मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं? जिप्सम जो जमीन से ओर्स के रूप में या मिट्टी वगैरह के रूप में निकलता है, कठोर पत्थरों के रूप में ये निकलता है, उसे मिट्टी को गर्म किया जाता है या जिप्सम को गर्म करते हैं एक निश्चित टेम्परेचर पर, 393 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है जिप्सम को। जिप्सम का फार्मूला ये होता है CaSO4 2H2O। इसको गर्म करेंगे, फार्मूला वही है, यानी साल्ट सेम ही है, क्रिस्टलाइन वाटर का ही फर्क है, इसके कारण से इसके यूजेज में अंतर आ जाता है। तो ये जिप्सम जो है इसको गर्म करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी हाफ H2O प्लस से 1/2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इससे अलग हो जाएंगे। तो ये इसकी प्राप्ति हो गई। जिप्सम को 393 केल्विन पर गर्म करके इसे प्राप्त किया जाता है। ज़्यादा गर्म नहीं करते, नहीं तो ये हाफ मॉलिक्यूल जो है वाटर, क्रिस्टलाइन वाटर का, वो भी निकल जाएगा। अब इसके बाद में हम आते हैं इसके गुण या कैरेक्टरिस्टिक्स पर। तो एक गुण जो है वो खास तौर से इसका ध्यान में रखना है, रिएक्शन का जस्ट उल्टा होगा, थोड़ा सा ध्यान में रखें। मतलब इसको यूं उलट के लिख दें तो CaSO4 हाफ H2O, ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब इसको नमी या खुले में रख दिया जाता है तो ये वाटर में, एटमॉस्फेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो नमी मॉइस्चर होती है उससे भी ये रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करके क्या बनाता है? CaSO4 2H2O यानी जिप्सम। तो जिप्सम का ये प्रोडक्शन करता है, और जो हार्ड या कठोर होता है, जो काम में लेने लायक नहीं रहता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा ही रखा जाता है ऐसे कंटेनर में जो मॉइस्चर फ्री हो, जो नमी रोधी हो, जिसमें नमी नहीं जा सके। ये चीज़ जो है वो सीमेंट से मिलती जुलती है। नॉर्मल हम देखते हैं सीमेंट जो है वो पाउडर वगैरह के रूप में आता है, उसमें पानी मिलाते हैं, किसी परत वगैरह पर लगा देते हैं, तो कुछ समय बाद में वो जमकर एकदम हार्ड हो जाता है। अब ऐसा सीमेंट जो है उसको यदि हम सीमेंट के कट्टे वगैरह आते हैं उनको खुले में भी पड़ा रहने दें तो कुछ दिनों में ही वो जम जाएगा, और जमने के बाद में वो काम में लेने लायक ही नहीं रहता है। सेम यही चीज़ जो है वो इस पर लागू होती है। ये भी पाउडर के रूप में ही आता है, लेकिन खुला रह जाए तो वाटर जो है या एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होती है उससे ये रिएक्शन कर लेता है, और जिप्सम में बदलकर काम में लेने लायक नहीं रहता, यूजलेस हो जाता है। इसलिए इसको हमेशा ऐसे कंटेनर में रखते हैं जो नमी से इसको बचाए रखे। अब इसके यूजेज वगैरह की यदि हम बात करें तो ये यूज में आता है प्लास्टर के रूप में। एक तो प्लास्टर वगैरह जो है वो करने के काम में आता है। कई वर्तमान में घर बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, उसमें छत वगैरह पर POP करवाई जाती है। उसमें POP की शीट आती है बनी हुई, सफ़ेद मिट्टी से बनी हुई, सफ़ेद पाउडर से बनी हुई शीट वगैरह आती है, वो या शीट तैयार करके लगाई जाती हैं, जिससे मकान की सुंदरता वगैरह जो है वो आसानी ज़्यादा बढ़ जाए। तो वहाँ पर बिल्डिंग फॉर्मेशन वगैरह में जो है वो उसमें ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो काम में लिया जाता है।
इसके अलावा हड्डियाँ, टूटी हुई जो हड्डियाँ, ब्रोकन बोन्स जो होते हैं, उनके ट्रीटमेंट में भी इसको यूज में लिया जाता है। हड्डी टूटने पर डॉक्टर पट्टी बांधता है, फिर उसके ऊपर वो सफ़ेद एक पाउडर का लेप सा करता है। वो जो सफ़ेद पाउडर होता है वो ये पीओपी होता है, जो सूखने पर एकदम हार्ड हो जाता है। पक्का पट्टा बांधना जिसको हम कहते हैं, तो पक्का पट्टा बांधने में भी ये काम में आता है। इसके अलावा सजावटी मूर्तियाँ या कुछ और इस तरह के आर्टिकल्स वगैरह जो आते हैं, जो सफ़ेद मिट्टी के बने हुए होते हैं, वो जो सफ़ेद मिट्टी के बने होते हैं, वो सफ़ेद मिट्टी ये सफ़ेद पाउडर प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। इसके अलावा जो टीथ होते हैं उस ट्रीटमेंट में भी इसको काम में लिया जाता है। दांतों के उपचार में भी, दांतों में कई बार गड्ढे वगैरह हो जाते हैं तो डॉक्टर उसमें मसाला भरते हैं ताकि दांत के गड्ढे को भरा जा सके। उसमें जो मसाला भरा जाता है वो भी पीओपी होता है। तो इसमें ये चीज़ें जो हैं वो आज हमने पढ़ी। अब पीओपी में एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, कोई कन्फ्यूज़ कर सकती है आपको, कि ये पीओपी का जो हमने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूला में हाफ H2O लिखा है। अब हाफ H2O कैसे हुआ? पानी का एक अणु जो है वो आधा कैसे हो गया? तो आधा अणु कभी भी होता नहीं है, हाफ H2O मॉलिक्यूल जो है वो कभी भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी इसे ऐसा लिखा जाता है, क्यों? उसका कारण देखें। सही में एक्चुअली इसका जो सही फार्मूला होता है वो ये होता है CaSO4 1H2O। अब इसमें देखें तो एक कैल्शियम सल्फेट का साल्ट जो है, इसका एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, इन दो के साथ में अटैच रहता है एक वाटर मॉलिक्यूल। तो ये CaSO4, ये भी CaSO4, एक H2O आया। जबकि हम क्रिस्टलाइन वाटर की जब हम बात करते हैं तो उसमें लिखते हैं वाटर मॉलिक्यूल दैट अटैच्ड विद द यूनिट फार्मूला ऑफ ए साल्ट। तो एक साल्ट मॉलिक्यूल तो यही है। अब इसके साथ में देखें, दो CaSO4 के साथ में जुड़ा हुआ है एक वाटर मॉलिक्यूल, तो एक के साथ में कितना जुड़ा हुआ होगा? आधा। इसलिए शो करने में, लिखने में ये काम में लिया जाता है, हालांकि कभी आधा जलकाणु होता नहीं है। तो ये भी सही है, लेकिन अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखें या बोर्ड के अनुसार जो सही माना जाएगा तो उसके अनुसार ये है। बुक में ये दिया हुआ है, इसलिए आप इसको याद रखें। ये केवल समझाने के लिए दिया है, बाकी कोई ज़्यादा इसमें दिमाग वगैरह लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं। नॉर्मली इसको याद रख लें, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। अभी इसमें एक छोटा सा टॉपिक सोप और डिटर्जेंट का और बचा हुआ है, उसे हम कल कर लेंगे। उसके बाद में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।